आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जतिंदर परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी अहम मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, किसी न किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है, उनका शुमार उन मशहूर अफसाना निगारों में से होता है जिन्होंने बड़ी जल्द अपनी एक पहचान बनाई। अफसाने के साथ साथ जो नई सिन्फ उर्दू में मुतारिफ़ हुई है अफसानचा, उन पर उनका बड़ा काम है। तो मेरी मुराद है एम अनवार अंजुम साहब से। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। अंजुम साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कई अदारों ने नवाजा भी है, कई इनामात आपको हासिल हो चुके हैं, और आपने जो अफसानचे की तरफ एक नया तवज्जो दे के नया काम किया, वो काफ़ी जो है कि पसंद किया गया है हमारे माशरे में। मैं जो पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बता दीजिए हमारे नाज़रीन को पहले कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, आपकी तालीम कहाँ हुई, और आपने जब होश संभाला तो किस तरह का माहौल आपने देखा? जी, मैं आपको बताऊं कि मैं मालेरकोटला का रहने वाला हूं और इत्तेफाक से पैदाइश भी वहीं हुई जी। और जो स्कूलिंग वगैरह मेरी वो भी मालेरकोटला से है, और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी मालेरकोटला से ही है जी। लेकिन उसके बाद बीएड जो की उसके लिए मुझे पटियाला जाना पड़ा जी। बाकी घरेलू माहौल जो है, घर में मेरे वालिद साहब को शुरू से ही हिंद समाचार अखबार पढ़ने की आदत थी। जी जी। ये मेरे लिए ये समझिए एक बहुत कारआमद चीज़ साबित हुई। मुझे शुरू से अखबार पढ़ने का शौक बढ़ गया जी। तो जब भी मैं अखबार पढ़ता तो उसमें खबरें तो उस वक्त इतनी पता नहीं चलती थी, लेकिन मेरा ध्यान एक तो हिंद समाचार में शाये होने वाले फिल्मी आर्टिकल जो होते थे, अच्छा। वो मेरी पसंद हुआ करते थे। जी। इसके अलावा जो उसमें अफसाने वगैरह शाये होते थे वो मैं बहुत शौक से पढ़ता था। अच्छा। इस तरह ये समझे कि घर ने ही मुझे ये माहौल दिया। अच्छा। कि थोड़ा लिखने की जाने मतलब सोचने लगा मैं कि इस सिलसिले में पढ़ना चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो शुरू में जो मैंने किया वो एडिटर के नाम खतूत हुआ करते थे। जी जी। उसमें शहर का कोई मसला जी उठाकर उस पे खत लिख देना, और जब वो हिंद समाचार में शाये हो जाता था फिर मैं खुशी से फूला नहीं समाता था। तब उम्र भी बहुत थोड़ी सी, मेरा ख्याल है हार्डली 7-8 साल का था मैं। तभी से ये खतूत लिखने से शुरू हुआ, और ये भी हिंद समाचार में ही। अच्छा। या उर्दू में ही लिखने पढ़ने का शौक आपको आपके जो घर का माहौल था उसी से आपको मिल गया, और आपने खतूत निगारी से इब्तिदा की। और खैर ये हमारे जो इस दायरे का, इस इलाके का बड़ा अखबार है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें शाया होती हैं, अब भी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जब आपकी एजुकेशन जो हायर एजुकेशन के बाद आपकी मुलाजमत थी वो कहाँ कहाँ रही, फिर हम आपके अदबी सफ़र पे बात करेंगे। जी, पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं बीएड करने चला गया पटियाला में, तो उसके बाद मुझे मौका मिला बीएड करते हुए, सिलेक्शन हो गई मेरी पंजाब बिजली बोर्ड में। अच्छा। तो वहाँ सर्विस करने का मौका मिला मुझे। उसके बाद वो सर्विस छोड़ के मसूरी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, वहाँ आईएएस आईएफएस और दूसरी इस तरह की जो सिविल सर्विसेज है क्लास 1, उनमें जो सिलेक्ट हो जाते हैं, प्रोबेशनर्स कहते हैं उन्हें। जी जी। तो उनको मेरी जिम्मेदारी थी वहाँ पे उर्दू और पंजाबी पढ़ाना। अच्छा। मैंने ये समझे कि जो पंजाब आते थे आईएएस वाले या आईपीएस वगैरह, तो उनको पंजाबी सिखाता था मैं। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर और इधर बिहार में जाते थे, क्योंकि उनके लिए ये ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू सीखना जरूरी थी, तो उनको मैं उर्दू सिखाता था। अच्छा। उसके बाद मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक स्कूल में बतौर टीचर मुलाजमत मिल गई जी। तो वहाँ मालेरकोटला के पास ही एक गांव है सरौद, वहाँ मैंने करीब 9-9.5 सर्विस की जी। एक एसएस मास्टर के तौर पे। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र मालेरकोटला में ही है, जमालपुरा कहते हैं जी जी जी। तो वहाँ मुझे करीब
11 साल सर्विस करने का मौका मिला और वहाँ मैं उस स्कूल में इंचार्ज हेडमास्टर के तौर पे भी रहा। उसके बाद वहीं से मेरी प्रमोशन हो गई सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मलौद डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में। अच्छा। तो वहाँ मैंने इंग्लिश लेक्चरर के तौर पे वहाँ अपनी खिदमत दी हैं और इस तरह ये समझिए कि मैं खुशकिस्मत रहा कि मुझे 3 महकमों में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट का भी और कारपोरेशन यानी बोर्ड में भी सर्विस करने का मौका मिला। और 3 ज़बानों में भी आपने लगातार काम किया, उर्दू में, पंजाबी में और अंग्रेज़ी में भी। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि लिखने पढ़ने का वो ठीक है, एक दौर होता है, खतूत लिख दिए, अखबार में छप गए और खुशी मना ली, और बाकायदगी से जो लिखने का आपने सिलसिला कैसे और क्यों शुरू किया? आपको कब लगा कि आप एक अफसाना निगार बन सकते हैं या आपके अंदर ऐसी सलाहियत है कि आपको कुछ लिखना चाहिए? वो दौर कब से शुरू हुआ और आपने पहला अफसाना कब लिखा? जी, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है इस सिलसिले में भी। जब मैं सरकारी कॉलेज मालेरकोटला में पढ़ रहा था प्रेप क्लास में, ये 81 की बात है, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो दफ्तर है बिल्कुल कॉलेज के सामने था। मेरे साथ एक और मेरा दोस्त कहने लगे अब क्या है पता नहीं आगे कितना पढ़ेंगे, नौकरी के लिए दर्ज तो करवा दे अपना नाम। तो हम दोनों वहाँ दफ्तर में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए चले गए। वहाँ उस वक्त एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे, मेरा ख्याल है उनका नाम श्री बिहारी लाल। जी जी। तो उन्होंने जब मेरी मार्कशीट देखी, वो कहने लगे उर्दू में आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, अगर मैं आपको कोई किताब दूं तो आप खरीद लोगे? अच्छा। अब देखिए एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म, तो कितने पैसे होते हैं उसके पास। तो मैंने कहा कितनी कीमत है? तो किताब की कीमत थी 7.5 रुपये। मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया कि ये किताब खरीद लें, आप आधे पैसे दोगे? उसने हाँ कर दी, ठीक है। तो ये R.D. शर्मा तासीर साहब का मजमुआ था, रास्ता किधर है। तो मैंने वो मजमुआ ले लिया। लेकिन और एक बात बताऊं कि जब मैं मजमुआ लेकर बाहर निकला तो वो दोस्त जो मेरा था वो कहने लगा मैं तो दूंगा नहीं आधे पैसे, क्योंकि मुझे तो ये शौक ही नहीं है। मैंने कहा अंदर आपने हाँ की थी कि वो तो मैंने वैसे ही कर दी। जी जी। तो ये सारा मतलब सोच के मैंने R.D. शर्मा साहब को एक खत लिखा और उसमें ये वाक़े का जिक्र किया कि ऐसे ऐसे मैंने आपका मजमुआ ख़रीदा, किन हालात में ख़रीदा और कैसे मेरे दोस्त ने बेवफाई की। तो देखिए कि जो अजीम राइटर होते हैं वो अजीम ही होते हैं। R.D. शर्मा तासीर साहब का मुझे ख़त आया, क्योंकि उस खत में मैंने अपनी ख्वाहिश भी जाहिर की हुई थी कि मैं भी अफसाना निगार बनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना है। तो पहले तो उन्होंने खत में लिखा कि ये जो एक मैं मजमुआ भेज रहा हूँ ये आपके उस दोस्त के लिए है जिसने बेवफाई आपसे की। पहले वाला मजमुआ जो आप खरीद के लाए थे वो उसे दे दीजिए और ये आप खुद रख लीजिए। वो उन्होंने अपने दस्तखत करके भेजा था। दूसरा उन्होंने अफसाने के बारे में लिखा कि चंद नुकात भी समझाए कि कैसे अफसाना लिखा जाता है। इनकी रोशनी में आप कोई भी वाकया, कोई अफसाना जैसा आप समझते हैं लिख के भेजिए। तो मेरे जहन में था, क्योंकि राइटर बनने की तमन्ना थी काफ़ी दिनों से। तो 3-4 महीने के बाद मैंने एक अफसाना लिख के भेज दिया उन्हें। उसका नाम रखा मैंने बेसहारा। अच्छा। और मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही कि जब उनका जवाब आया कि ये अफसाना बिल्कुल मुकम्मल अफसाना है, सिर्फ इसका टाइटल बदल दीजिए। अच्छा। कि इसका बेसहारा की बजाय सहारा कर दीजिए, किसी भी अखबार साले में ये भेज दीजिए, ये ज़रूर शाये हो जाएगा। अच्छा। तो मुझे यकीन तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद के भरोसे पे कह सकते हैं हिंद समाचार वालों को ये अफसाना जो है रवाना कर दिया। और 3 फरवरी 1983 को ये उस अखबार के अफसाना एडिशन में शाये हुआ। यानी 3 फरवरी 1983 को जो मुझे खुशी हासिल हुई उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आपका जो सफ़र शुरू हुआ है वो भी अपने आप में एक अफसाना है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने फिर अफसाने लिखने का बाकायदा सिलसिला शुरू किया। मैं देखता हूँ कि दुनिया भर के जितने बड़े मैगज़ीन हैं उर्दू के हवाले से, चाहे इंडो पाक के हों चाहे दूसरे ममालिक के हों, आपकी सब जगह तख्लीक़ात जो हैं वो शाया होती हैं, आपके अफसाने
और आपने अफसानचे जो लिखे हैं वो भी मैं अक्सर देखता हूँ, पढ़ता हूँ, आपके शाया होते रहते हैं। जी। तो आपका जो अफसानों का आपने मजमुआ पहले तरतीब दिया वो कौन सा था, कब उसको तरतीब दिया, इसके बारे में कुछ बताएं। जी जी, जो पहला मेरा अफसानचों का मजमुआ है वो ये भी देखिए, वो अफसानचों का मजमुआ है। अच्छा। तो ये 2012 में संगरेज़े उन्वान से शाये हुआ और ये लैंग्वेज डिपार्टमेंट पंजाब पटियाला की जानिब से उनके मुआवन से तावन से ये शाये हुआ है। इसमें सभी मैंने अफसानचे शामिल किए हैं। हालांकि आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो मजमुए देखने को मिलते हैं तो उनमें कुछ अफसाने शामिल किए जाते हैं और कुछ अफसानचे होते हैं, लेकिन ये जो मैंने शाये करवाया है पहला अपना मजमुआ, वो प्योर खालसन सिर्फ उसमें अफसानचे हैं। हमारी नाजरीन को आप दिखा दीजिए, आप शायद किताब साथ लाए हैं, ये जी, ये स्क्रीन पे सामने दिखा दीजिए। ये मजमुआ है मेरा पहला। ये 2012 में संगरेज़े मैंने इसका जी जी उन्वान रखा है। इस मजमुए को मतलब बहुत पसंद किया गया क्योंकि इसके अलावा भी आपकी कुछ और किताबें वो भी दिखा दीजिए जी हमारे। इसके बाद 2021 में मैंने ये तंज़ो मिज़ाब मज़ामीन पर मबनी जो है ये है तीरे नीमकश। इसमें सारे जो मज़ामीन है वो तंज़ो मिज़ाब पर मबनी है, यानी उस सिनफ से हटके बिल्कुल ये दूसरे नंबर पे किताब ये 2021 में शाया हुआ। ये क्या बात है, बड़ा अहम काम है ये भी आपका। 3 किताबें आपकी मंजर जी। पर अब तक इसके बाद इसके 2 साल के वक्फे के बाद मैंने जो जिससे शुरुआत की, यानी अफसाना निगारी से शुरुआत की, लेकिन वो मजमुआ सबसे बाद में आया। अच्छा। ये 2023 में, और ये पंजाब उर्दू एकेडमी मालेकोटला की जानिब से ये शाये किया गया। ये इस तरह अब तक 3 मजमुए शाये हो चुके हैं मेरे। 3 मजमुए आपके मंजर आम पर आ चुके हैं और इसमें ख़ास बात यह है कि आपने तंज़ो-मिज़ा के हवाले से भी काम किया है। तंज़ो-मिज़ा हास व्यंग जिसे हम कहते हैं, एक मुख्तलिफ सिनफ है और मुश्किल सिनफ भी मैं इसे कहता हूँ। तंज़ो-मिज़ा की तरफ आपने कैसे रुख किया कि आपको लगा कि तंज़ो-मिज़ा में भी हाथ आजमाना चाहिए, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। उन दिनों इसमें ज़्यादातर जम्मू से है वो रायज़ादा मदन लाल वैद साहब। जी जी। उनकी मज़ामीन बहुत हल्के फुल्के मज़ामीन होते थे और मैं उनसे बहुत मुतासर होता था। जी। तो मैंने सोचा कि ऐसे मज़ामीन तो मैं भी लिख सकता हूँ इस तरह के। तो उससे शुरुआत मैंने की कि उनसे भी मैंने ख़त किताबत की अपना वैद साहब से। तो उनसे मुतासर होकर उसी तरह के मज़ामीन लिखने की पहले मैंने कोशिश की, और इसका आगाज़ भी 2003 में जी हिंद समाचार से ही हुआ। पहला जो तंजिया मजमून था मेरा, खुदा बचाए मोबाइल फ़ोनों से, तो एक दौर सा चला हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा इसकी जानिब खिंचे हुए थे क्योंकि नई चीज़ थी, नई टेक्निक आई थी। तो ये जो मजमून पहला मैंने लिखा, ये इसी को मौजू बनाकर, इसी को मद्देनज़र रखकर, मोबाइल फ़ोनों को, जो लोग इसमें किस तरह के अपना काम काज भी ध्यान से नहीं करते, कोई रिक्शा चला रहा है तो भी फ़ोन आ गया, वो फ़ोन को अटेंड कर रहा है, कोई अपना दफ्तर में है तो वो भी उसको फ़ोन आ गया, वो फ़ोन अपना काम छोड़ के फ़ोन में लग जाता है। इस तरह के मतलब इवन मैंने उन दिनों में ये दिखाया 2003 में कि जो फ़कीर हैं, मांगने वाले हैं, वो भी इसके बिना नहीं है, वो भी भीख मांगते हुए साइड में उनके पास भी ये मोबाइल फ़ोन है, वो भी फ़ोन। तो जो नई चीज़ें हमारे माशरे में मुतारिफ हुई थी, मोबाइल फ़ोन, आपने उसको लेकर तंज़ो-मिज़ा के हवाले से बात कही, अपना अफसाना लिखा, और जो मैं ये जानना यही चाह रहा हूँ आपसे कि जो ये अफसानचा लिखना या अफसाना लिखना, इन दोनों में आपने कैसे कंटिन्यूटी कैसे पैदा की दोनों चीज़ों में? क्योंकि जो अफसानचा है ये हमारे उर्दू अदब में एक नई मुतारिफ हुई चीज़ है, जी। अलग से एक सिनफ आके हमारे सामने खड़ी हो गई है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत से बड़े बड़े अफसाना निगार जो हैं वो भी अफसानचे की तरफ चल पड़े हैं कि वो लिख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो पहले तो हमारे नाजरीन को ये बता दीजिए कि अफसाने और अफसानचे में फ़र्क क्या है इन दोनों में, और आप अफसानचे की तरफ ज़्यादा आपने क्यों रुख किया? क्योंकि आपकी जो एक पहचान है आलमी सतह पर वो अफसानचा निगार की है, वो जो नई सिर्फ मुतारिफ हुई है। जी, मैं ये बताता चलूँ कि अफसाना और अफसानचा दोनों में एक प्लॉट की ज़रूरत होती है।
लेकिन जो अफसाना है उसमें हम प्लॉट को वसी कर देते हैं, उसमें किरदार निगारी, मंजर निगारी, इस तरह के किरदारों की गुफ्तगू उसको ज़्यादा तवील कर देते हैं। लेकिन जो अफसानचा होता है वो आज की ज़रूरत को, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए उसको समेटा जाता है, उसी टॉपिक को कम लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश की जाती है। अच्छा। एक तो आजकल आप देखते हैं कि क़ारीन के पास, रीडर के पास वक्त की कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए, ताकि आप पढ़ भी लें और कम वक्त में उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो जाएं। जी जी। ये एक कह सकते हैं वक्त की पाबंदी या वक्त को मद्देनजर रखते हुए ये सिर्फ जो है अफसाने के मुकाबले में ये चल पड़ी। और इत्तेफाक की बात ये है कि मैंने अपनी शुरुआत जो है वो अफसानचा से की है। अच्छा। जो पहला मैंने लिखा सहारा वो अफसानचा था, ना कि अफसाना। हालांकि उसके बाद कॉलेज के दिनों में बहुत अफसाने लिखे, और अफसाने भी आपको पता है कि जब इंसान या राइटर यंग होता है तो जिस तरह का माहौल मिलता है तो जाहिर है कि ज़्यादातर रोमांटिक अफसाने उन दिनों लिखे गए। उसके बाद मतलब बीच में कभी अफसानचा कभी अफसाना, इस तरह ये दौर चलता रहा। लेकिन आपकी जो पहचान बनी है वो रोमांटिक अफसाना निगारी के तौर पे कतई नहीं है। आपने मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट थे वो उठाए हमारे माशरे से, जो नई नई मुश्किलात हमारे सामने आ रही हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ों से इंसान घिरा हुआ है, आपने उनको लेकर अफसानचे कहे हैं, लिखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई एक अफसानचा कोई हमारी नाजरीन की खिदमत में पेश कर पाएँ, को पढ़ पाएँ, तो हमें भी अच्छा लगेगा और नाजरीन को भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे वो भी आपका ये अफसानचा सुनकर। जी जी, ये देखिए, ये अफसानचा है पराया दर्द। पराया दर्द। जी जी। जब झैलदार हरनाम सिंह की बीवी ने तीसरी मर्तबा भी लड़की को ही जन्म दिया तो उसका दिल टूट गया। वो बहुत मायूस हो गया और बोझल कदमों से चलता हुआ गुरुद्वारे पहुंचा और गुरु ग्रंथ साहब की हुजूरी में अरदास करने लगा। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे हर मर्तबा लड़की ही दे देता है? इन लड़कियों की बजाय तो मैं बे औलाद ही ठीक था। ऐ वाहिगुरु, अगर देना ही है तो मुझे एक लड़का अता कर, मेरा वारिस और खानदान चलाने वाला। हरनाम सिंह अपनी अरदास में महव था। इतने में गांव का सरपंच साधु सिंह, जिसकी करोड़ों की जायदाद थी, गुरुद्वारे में दाखिल हुआ और गुरु ग्रंथ साहब की हुजूरी में सरबा सजूद होकर इस तरह गिड़गड़ाने लगा। वाहिगुरु, तेरे यहाँ किस चीज़ की कमी है? मुझे भी एक औलाद बख्श दे। मैं तुझसे लड़का तो नहीं मांगता, ख्वाह मुझे एक लड़की ही अता कर दे ताकि मैं भी बाप कहलाने का सुख हासिल कर सकूं। मुझ पर कृपा कर, कहीं मैं इस संसार से बे औलाद ही ना चला जाऊं। सरपंच साधु सिंह की प्रार्थना सुनकर झैलदार हरनाम सिंह परमात्मा का शुक्र अदा करता हुआ गुरुद्वारे से अपने घर की जानिब लौट पड़ा। घर पहुंचकर वो अपनी नौजायदा बच्ची को इस तरह प्यार करने लगा जैसे उसे कोई नायाब खजाना हाथ लग गया हो। तो ये अफसानचे में ये खूबी है कि एक खास मंजर को बयान करना, खास टॉपिक को, एक सीन कह लीजिए। हाँ, एक ही मौजू को लेके चलना पड़ता है। अफसाने में हम दो मौजू ले लेते हैं, कई किरदार फैला भी लेते हैं उसको। ये अफसानचे का मैं बताऊं, ये मेरे इस मजमूए पे उन्होंने मुस्तफा हुसैन साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा था कि अफसानचा जो है वो एक अफसाने का प्लॉट भी हो सकता है, यहाँ तक कि एक नावल का प्लॉट भी, उसका अगर आप फैलाव करते हैं तो उस पर नावल भी लिखा जा सकता है। ये नहीं कि आपने जो अफसानचा लिख दिया वो सिर्फ अफसानचा ही है, नहीं, उसका प्लॉट जो है अगर उसको आप फैलाते हैं, उसमें मंजर निगारी, किरदार निगारी वगैरह करके, तो उसको एक नॉवल तक भी ले जा सकते हैं। इसलिए बहुत वसी होता है। और ये अफसानचा जो है अफसाना लिखने से कहीं ज़्यादा मुश्किल फ़न है, क्योंकि कम लफ्ज़ों में एक बड़ी बात कहनी है। और जो आपने अभी अफसानचा पढ़ा, हमारे माशरे की जो एक बहुत बड़ी मुश्किलात से जो गुजर रहा है, बड़ी समस्या एक सामने आती है कि लड़के और लड़की में जो लोग फ़र्क महसूस करते हैं, उसको लड़कियों को जो अहमियत
देनी चाहिए वो नहीं दे पाते, तो उन लोगों को एक जिसे हम कहते हैं जागरूक करने के लिए, बेदार करने के लिए, ऐसी चीज़ों की हमारे जो है कि लिखने पढ़ने वाले लोगों की तरफ से जो चीज़ें आती हैं हमारे माशरे में, इनकी बहुत ज़रूरत है। और आपने वैसे भी आप बहुत अच्छा देखते हैं मैसेज, कि लड़कियां जो हैं आजकल हर मैदान में लड़कों से कहीं आगे है। कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें लड़कियां लड़कों से पीछे हो, बल्कि मैं तो कहूँगा तालीम से ही आप शुरू कीजिए। तालीम के मैदान में किसी भी सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट उठाकर देखिए तो उसमें लड़कियां सरे फहरिस्त होती हैं, जबकि लड़के तो बहुत पीछे रह जाते हैं। नहीं, आपने बड़े अच्छे और भी मैंने देखे हैं, आपके अफसाने मैंने पढ़े हैं, बड़ा खूबसूरत आपने मौजूद उठाए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने एक तंज़ो-मिज़ा की तरफ भी आपने कुछ कमाल का काम किया है। तो तंज़ो-मिज़ा में कोई इक़्तिबास आप अगर पढ़ पाएँ, कोई एक छोटा सा पैरा आपकी किताब में कोई आप कुछ हमारे नाज़रीन के लिए, तो वो भी एक अलग रंग है। नाज़रीन, तंज़ो-मिज़ा में बात करना, हास्य व्यंग्य में बात करना, कि ऐसी बात करना कि बात भी हो जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। जी। कुछ ऐसा कोई एक आध पैरा कुछ पढ़ दीजिए। हाँ, मैं ये पैरा पढ़ने से पहले आपको बताऊं, क्योंकि ये जो है अफसाने और अफसानचे एक संजीदा मौजू है जी, जबकि ये उसके बिल्कुल बराक से ये सिनफ है। हाँ। तो इसमें आपको कारीन को हंसाना होता है, या तो उसे मतलब कोई इस तरह चोट पहुंचाकर उसको एहसास दिलाना होता है कि ये काम गलत हो रहा है, या फिर उसको हंसी के मैदान में ले जाना होता है। पढ़ दीजिए। तो इस तरह का ये एक छोटा सा इक़्तिबास पढ़ दीजिए। हाँ, मैं उससे हम गंजे हैं तो क्या हुआ। अच्छा। तो उससे एक इक़्तिबास है। वक्त ने एक नाइंसाफी हमारे साथ की थी जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। वो ये कि हमें सर के बाल अता करने में बहुत कंजूसी से काम लिया था। जो थोड़े बहुत बाल नवाजे गए थे वो 5वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते ऐसे गायब हो गए थे जैसे गधे के सर से सींग। क्या बात है। तो बड़ा खूबसूरत आपने ये जो इक़्तिबास जो अभी आप पढ़ रहे थे, कमाल का था। वो मुझे एक शेर याद आता है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो आपकी जो शख्सियत के कई पहलू हैं, कई रंग हैं, आप शायर भी हैं, तो फिर कभी आपको ये बतौर शायर भी कभी आपको ज़हमत देंगे, आपकी शायरी भी कभी सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास एक महदूद वक्त होता है, उसी में हमने बात करनी होती है। तो आपके अफसानचों पे आपका जो नज़रिया था, जो आपने लिखे हैं, वो यकीनन हमारे नाज़रीन को बहुत वो मुतासिर हुए होंगे आपसे। आपको हमने अपने स्टूडियो में दावत दी, आप तशरीफ़ लाएँ, आपका बेहद शुक्रगुज़ार होते हैं हम लोग। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर किसी नई शख्सियत को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदाब।